नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। जी हां, बूस्टर बजट 2022। बूस्टर बजट 2022 इसलिए क्योंकि इस वक्त अर्थव्यवस्था को मेगा बूस्टर की भी जरूरत है और इस मेगा कवरेज के लिए हम आपके सामने हाजिर हैं। बजट आम आदमी की जेब, अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टर डोज क्या साबित होगा, यह सवाल है। ये चुनावी राज्यों के लिए लोक लुभावन बजट होगा क्या, इसको भी देखेंगे। या फिर इसमें सबसे ज्यादा सौगात उन किसानों को मिलेगी जो इस समय राजनीति का केंद्र बने हुए हैं। इसलिए हमने भी देश में एक गांव का ये सेट तैयार किया है। सूचना क्रांति देश के गांव गांव तक पहुंच चुकी है। मेटावर्स का जमाना है, इसलिए हमने सोचा कि अगर आप देश के गांवों में नहीं जा सकते तो हम ही गांवों को आप तक ले आए। जी हाँ, गांव में इस बजट पर खास नजर रखी जा रही है। 2 घंटे बाद पता लग जाएगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन वित्त मंत्री के तौर पर अपना चौथा, मोदी सरकार का 10वां बजट पेश करेंगी। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद रहेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में एक्सपर्ट मौजूद हैं। अर्थशास्त्री रजत सेठी जी। रजत जी, स्वागत है आपका। और टैक्स के लिए हमेशा की तरह, हर साल की तरह हमारे साथ अश्विनी तनेजा जी मौजूद हैं। और किसानों के मसलों पर इस बजट में क्या है उसको एनालाइज करने के लिए देवेंद्र तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी जी, स्वागत है आपका। हम यहां से उन चुनावी राज्यों में भी चलेंगे जहां हमारे साथी मौजूद हैं, उन चुनावी राज्यों में जहां मुख्य चुनावी राज्य जहां पर इस बजट पर खास नजर रखी जा रही है। पंजाब में, लुधियाना में हमारे साथ रवि ठाकुर मौजूद रहेंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से सबीना तामंग मौजूद रहेंगी और लखनऊ से हमारे साथ अमित सिंह भी मौजूद हैं। और हमारे साथ रवि ठाकुर के साथ साथ रवि सिंह भी हमारे साथ देहरादून से मौजूद हैं, उत्तराखंड से। तो इन राज्यों में क्या, किस तरह से लिया जा रहा है बजट, उस पर भी नजर डालेंगे। पर सबसे पहले मैं रजत जी से एक कमेंट लेना चाहूंगा। रजत जी, जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें साफ दिख रहा है कि पैंडेमिक का दौर गुजर गया और आगे की बात हो रही है कि हम 8-8.5% अर्थव्यवस्था की गति की तरफ जा रहे हैं, बढ़त की गति की तरफ जा रहे हैं। तो यानी इस बजट में ये तो पहले ही मान लिया गया कि ग्रोथ तो होगी। अब उस ग्रोथ को और बूस्टर देने के लिए क्या होगा फिर? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जो इकोनॉमिक प्रोजेक्शन इकोनॉमिक सर्वे के माध्यम से हुआ है और जितने भी बड़ी वैश्विक संस्थाएं हैं, ज़्यादातर ये बोल रही हैं कि भारत देश पूरे विश्व भर में सबसे तेज आंकड़ों की गति से आगे बढ़ेगा। लेकिन इसमें एक दो एजम्पशंस जो हैं, जो इकोनॉमिक सर्वे में भी जिनके बारे में लिखा गया, उसको आदमी को भूलना नहीं चाहिए कि वो ऐसी क्या बारीकियां हैं जिसके बेसिस पे हम 8 या 9% की दर से ग्रो कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखिए, अगर मॉनेटरी टाइटनिंग करता है यूएस का फेड, तो सारा पैसा देश कई सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ को छोड़ के अमेरिका वापस जाएगा। उससे जैसा कि 2012-13 में हुआ था, जब वहाँ का इकोनॉमिक स्टिमुलस को वापस लिया गया था, तो एक काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस उस समय के बजट में आई थी। वैसा दौर इस बार पुनः ना हो, इसके लिए भारत सरकार विशेष रूप से सोच रही होगी कितना फिस्कल एल्बो रूम है उनके पास कि वो खर्चा कर सके और किसान निधि को बढ़ा सके, गरीबों के आवंटन को बढ़ा सके। इन सब के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह एक वैश्विक कारणों की वजह से लगने वाला है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं निर्मला सीतारमण जी इस बात को महसूस कर रही होंगी। चुनाव का भी साल है, कहीं कोई ऐसा ग्लोबल सिनेरियो ना खड़ा हो जाए जिसकी वजह से भारत की जो अब गति मिली है 8% की, वो कहीं जाके रुके। और दो ही चीज़ें मुझे जो लगती हैं जो इम्पॉर्टेंट है, एक तो मुद्रास्फीति। वैश्विक स्तर पे मुद्रास्फीति की दर रुकने का नाम नहीं ले रही है। चारों तरफ अमेरिका में जहाँ पे माइनस में होता था, नेगेटिव में होती थी, इन्फ्लेशन रेट 0 के आसपास होती थी, वो आज 4-5% है। उसका असर भारत में भी है। तेल के दाम, तेल मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फैक्टर होगा कि भारत इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर पाता है। यूएस से जो या इंटरनेशनली जो जिसे कह रहे हैं इजी मनी आ रहा है जी, उसके ऊपर तो ब्रेक लगेगी इन्वेस्टमेंट के लिए। सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, एक एसेट बबल क्रिएट हो रहे हैं विश्व भर में। हाँ। क्योंकि इतना पैसा डॉलर छपे थे पिछले 1-1.5 साल से, इतना सबको देखते हुए वो सबका बजट में ख्याल रखना पड़ेगा। देखिए, करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कैपिटल की फ्लाइट होती है, भारत छोड़ के अगर कैपिटल जाता है, तो उसका प्रभाव कई सारी चीज़ों पे पड़ेगा। अगर क्रेडिट टाइटनिंग होती है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो साइमल्टेनियसली इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ा भारत में, तो फिर इंडस्ट्री को आसानी से कैपिटल सस्ते दामों में नहीं मिलेगा।
तो उनके जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो मतलब भी ये तो थोड़े रुक जाएंगे। बड़ी तो बड़ी इंजन बुनियादी और थोड़ा सा बड़ी रुक सकता बड़ी है। बड़ी चुनौतियां हैं ये, बुनियादी और जी बड़ी जी जी, चुनौतियां। मुझे लगता है कि कोविड से ज्यादा ग्लोबल चुनौतियां ज्यादा बड़ी होंगी इस साल। तो टैक्स के लिहाज से जो एक आम आदमी बहुत दिनों से, बहुत सालों से बजट को देखता रहा है कि टैक्स में क्या मिलेगा, टैक्स में क्या मिलेगा, वो जब से एक तो जीएसटी आया है, ऊपर से इनकम टैक्स का भी काफी रैशनलाइजेशन हो चुका है, वो ज्यादा उम्मीदें खत्म हो गई है। अश्विनी जी, ब्रेक पर जाने से पहले एक बात, मेन पॉइंट जिस पर आपकी नजर हो, आप बताइए। देखिए, रजत जी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के लिए उसके पास ज्यादा से ज्यादा सरप्लस अवेलेबल हो। लेकिन एक व्यक्ति विशेष के नाते मैं बोलूंगा, एक सिटीजन के नाते मैं बोलूंगा कि मुझे तो अपनी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कितनी ज्यादा से ज्यादा बचती है टैक्सेस काट के, कोविड के पीरियड में मुझे तो उसकी चिंता है, जिससे कि कोविड की वजह से जो मेरी आय में कमी हुई है, जो खर्चा हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि ग्रोथ तो हो रही है, मतलब वो कोविड का तो उन्होंने वो पीरियड निकल गया। अब नहीं, ग्रोथ जो हो रही है वो तो फ्रेगमेंटेड हो रही है ना, हर एक सेगमेंट को तो लाभ नहीं मिल रहा उसका, क्योंकि कोविड में बहुत सारे लोग लार्जली एडवर्सली अफेक्टेड भी हुए हैं। कई ये भी रिपोर्ट है कुछ लोगों की इनकम आधी हो गई है। तो ऐसे लोगों का सरकार किस तरह से ध्यान रख सकती है, किस तरह से टैक्स फ्रेंडली पॉलिसीज आ सकती हैं, अब ये देखने वाली बात है। ये बहुत बड़ा एक और चुनौती है, क्योंकि सरकार को भी ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए डेवलपमेंट के लिए इस टाइम। और जो सबसे बड़ी बात जो बोली है, जिसके लिए तरफ मैं ध्यान दूंगा कि किस तरह से इस बात का ध्यान रखें कि फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसकी फ्लाइट ना हो। मैं रोक रहा हूं आपको क्योंकि हम तस्वीरें देखते हैं। निर्मला सीतारामन जी निकल रही हैं वित्त मंत्रालय से, और वित्त मंत्रालय से निकलकर वित्त मंत्री संसद भवन जाएंगे 11 बजे। याद रखिए 11 बजे बजट भाषण है। उससे पहले ये उम्मीदें जिनकी अब बातें कर रहे हैं, जो चुनौतियां, इस सब पर सबकी नजर है। ये देखिए, आजकल ई बजट का जमाना है, तो पहले वो पूरा लेदर बैग होता था। हाँ जी, वो लेदर बैग जहां से बजट नाम पड़ा वो होता था। अब ये टैबलेट में एक तरह से बजट लेके वित्त मंत्री निकलती हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे वित्त मंत्रालय से। वित्त मंत्रालय से वित्त मंत्री निकलेंगी संसद भवन की तरफ। जो इकोनॉमिक सर्वे आया, जिसमें लेखा जोखा रहा कि पिछले साल क्या हुआ, क्या परिस्थितियां हैं, आगे क्या हो सकता है, उसमें ये अनुमान जताया गया कि आने वाले साल में 2022 में 8 से 8.5% जीडीपी बढ़त दर रह सकती है, और 9.2% के आसपास रहेगी इस मौजूदा साल में, जो कि पिछले साल के अनुमान से कम है। पिछले साल डबल डिजिट ग्रोथ का अनुमान जताया गया था कोविड के बाद, लेकिन फिर आपको याद होगा दूसरी लहर आई, और वो जो दूसरी लहर थी उसने काफी ब्रेक लगाए कई क्षेत्रों में। उसके बावजूद फिर अर्थव्यवस्था निकलकर 9%, 9.2% के आसपास ग्रोथ रहनी चाहिए, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया। और 8 से 8.5% अर्थव्यवस्था की बढ़त रहनी चाहिए आने वाले साल में, यह अनुमान है। तो अगर इतनी बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है, तो इस बढ़त को बनाए रखने के लिए, इस बढ़त के लिए क्या क्या होना है, वो बजट में बताया जाएगा। कितने लाख करोड़ का बजट है, वो पैसा कहां कहां किन क्षेत्रों में लगाना है, और वो पैसा आएगा कहां से, ये पूरा लेखा जोखा दिया जाएगा। 11 बजे बजट भाषण होगा। हम यहां एक तरह से ये ई चौपाल में ही बैठे हैं, और जाएंगे चुनावी राज्यों में भी, जहां हमारे साथी मौजूद हैं। पल पल की खबर बजट के बारे में, ये पूरी मेगा कवरेज जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद लगातार।